रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें साइमल्टेनियसली रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। जैसे पहली रिएक्शन में देखो, जो एलिमेंट्स है उनके ऑक्सीडेशन स्टेट में रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कोई चेंज नहीं आया, सो इट इज नॉट ए रेडॉक्स रिएक्शन। लेकिन सेकंड में जिंक 0 से +2 में गया, ये ऑक्सीडाइज हुआ। कॉपर +2 से 0 में गया, ये रिड्यूस हुआ, तो ये रेडॉक्स रिएक्शन हो गई। ठीक है, अब रेडॉक्स रिएक्शन जैसा मैंने बताया उसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली होता है, यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन पैरेलल होता है। ठीक, और यही बोल सकते हो लॉस ऑफ वेट और गेन ऑफ वेट होता है। ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, ये एक ही बात है। जैसे FeCl3 में Fe का ऑक्सीडेशन नंबर +3 है, क्लोरीन का -1 है। नेक्स्ट, ऑक्सीडेशन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाए या इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, +2 से +3 चला गया, -2 से -1 चला गया, ये ऑक्सीडेशन है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, किसी में ऑक्सीजन ऐड करना है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऐड करना भी क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। अगर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन है तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या है, ये भी ऑक्सीडेशन है। और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम भी क्या होता है, ऑक्सीडेशन है। नेक्स्ट, इसके बाद रिडक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं तो ये क्या है, बोलो, रिडक्शन। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, रिडक्शन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम रिडक्शन है, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम भी क्या है, रिडक्शन है। कर लोगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑक्सीडेशन नंबर अराइज होता है ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। सेम एटम में बॉन्ड बन रहा है, चाहे सिंगल डबल ट्रिपल, कोई चार्ज नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में बॉन्ड बनेगा, डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिनकी है, तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस पे सिंगल बॉन्ड के कारण -1, दूसरे पे +1, डबल बॉन्ड के कारण -2+2, ट्रिपल बॉन्ड के कारण -3+3। किसी की भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम नहीं होती, भले ही आपने वो पोलिंग स्केल पढ़ा उसमें नजर आती सेम, लेकिन सेम नहीं होती। PS3 में फास्फोरस की ज्यादा है, NCl3 में क्लोरीन की ज्यादा है, CH2 में सल्फर की ज्यादा है। ठीक, ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव, नेगेटिव, 0, फ्रैक्शनल कुछ भी हो सकता है, और एक ही एलिमेंट के डिफरेंट ऑक्सीडेशन नंबर हो सकते हैं और सेम भी हो सकते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स में। ठीक है, ये बेसिक छोटी छोटी बातें, इनका कोई काम नहीं है। ऑक्सीडेशन नंबर फ्री स्टेट में एटम का क्या होता है, 0 होता है। कोवलेंट कंपाउंड की अगर बात करें, कोई होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल बना रहा है, सेम टाइप के एटम से बना है, तो उसमें ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा, 0। एलोट्रोपिक फॉर्म 0, जैसे O2O3 का, S2S6, S8 का, कार्बन ग्रेफाइट, कार्बन डायमंड, कार्बन 60 का 0। ठीक, व्हाइट फास्फोरस, रेड फास्फोरस, ये ब्लैक फास्फोरस, ऑक्सीडेशन नंबर 0। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल्स इन अलॉयज, अमलगम, मेटल, कार्बन, ये सब क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, H2SO4 है, ये बताया था कि अगर न्यूट्रल मॉलिक्यूल, उसमें सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल एलिमेंट 0 होता है, और आयन में इक्वल टू चार्ज ऑन आयन होता है। फालतू की चीज है। नो, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्लोरीन 0 और -1 होता है, लेकिन एक केस ऐसा है जिसमें फ्लोरीन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट करता है, दैट इज HOF। याद करना, ये NCERT में टेक्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। हाइड्रोजन का +1, 0, -1, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ +1, H2 में 0 और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम उसमें -1, जैसे मेटल हाइड्राइड्स में। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्साइड्स में -2 होता है, पर ऑक्साइड्स में -1, सुपर ऑक्साइड्स में -1/2, सब ऑक्साइड्स में -2 होता है। O2O3 में सेम एटम है 0, और O2PTF6 में +1/2 होता है, O2F2 में +1, O2F2 में +2। पीरियोडिक टेबल में अगर बात करें, ग्रुप 1 वाले +1 शो करते हैं, ग्रुप 2 वाले +2, ग्रुप 13 वाले +3, एज वेल एज +1 ड्यू टू इनर पेयर इफेक्ट। ग्रुप 14 -4 से +4 तक शो करते हैं, 15 -3 से +5 तक। जैसे ये देखो, ये जितने इलेक्ट्रॉन ले सकता है उतना माइनस नेगेटिव में, और जितने इलेक्ट्रॉन दे सकता है उतना प्लस। तो कोई भी अपने सारे इलेक्ट्रॉन दे सकता है, जैसे इसमें 4 है तो 4 देगा तो +4, और ये इसे 8 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए इसको 4 चाहिए नोबल गैस कॉन्फिगरेशन के लिए, तो -4। 15 में -3 +5, 16 में -2 से +6, 17 में -1 से +7। कर लोगे। 18 में 0 से +8 तक शो करता है। ये सारे एग्जांपल है जिनोन के। डी ब्लॉक एलिमेंट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं ड्यू टू बिकॉज NS as well as N-1D सबसेल इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट इन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन नंबर डी ब्लॉक एलिमेंट के ग्रुप में किसका सबसे ज्यादा होता है, कितना मैक्सिमम कितना हो सकता है, इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कौन शो करता है पीरियोडिक टेबल में, रुथेनियम एंड ओस्मियम। ठीक है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड, अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड सेम एटम में बन रहा तो दोनों पे 0, डिफरेंट एटम में बन रहा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, अगर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को कोऑर्डिनेट कर रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिव में -2 और उसमें +2, और
उल्टा हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव कोऑर्डिनेट करता तो दोनों पे जीरो। कर लोगे ऐसे? आयनिक में आयंस का चार्ज आ जाएगा। सम रूल ये कहता है सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल इज जीरो एंड इन एन आयन इज इक्वल टू चार्ज ऑन आयन। और इस रूल से अगर क्वेश्चन सोल्व करते टाइम अगर आपका ऑक्सीडेशन नंबर क्या कर जाए, एक्सीड कर जाए मैक्सिमम को, तो मैक्सिमम इज द आंसर। जैसे CrO5 में ऐसे कैलकुलेट करोगे ना, जैसे इसका H2SO3 में कैलकुलेट किया 2 × +1, सल्फर का x मान लिया तो 3 × -2 ओवरऑल 0, तो x कितना आया +4। ऐसे ही कार्बन का कैलकुलेट किया 2 × x + 4 × -2 इक्वल टू -2, x इक्वल टू +3 आ। ठीक, और यहाँ पे CrO5 में x इक्वल टू +10 आ जाएगा, तो +10 आंसर नहीं है, +6 है। क्यों? स्ट्रक्चर बना के देखा, यहाँ ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड बनाया, इसने ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड, इसने सिंगल बॉन्ड, इसने सिंगल बॉन्ड, तो 4 सिंगल बॉन्ड के कारण इसमें +4 और एक डबल बॉन्ड के कारण इसमें -2 और इसमें +2, +6 हो गया। ऐसे करते हैं। ये आपको ना, ये सिंपल, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए हैं। इसमें जो अंडरलाइन आइटम है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करना है। सिंपल जिसका फाइंड आउट करना है उसका x मानो और बाकी का उसमें ऐड करते हुए ओवरऑल सम 0 कर दो। और कहीं पे ऐसा करते टाइम कोई अगर एनायन, कैटायन एनायन आ रहा है उसमें चार्ज के इक्वल कर दो। जैसे इसमें फास्फोरस का x माना 2x + 6 × -2 ओवरऑल -4, तो x इक्वल टू +4 आ गया। ये देखो, अब NH4NO3 में इसको अलग अलग तोड़ लो, NH4+ और नाइट्रेट आयन, तो दोनों नाइट्रोजन का अलग अलग कैलकुलेट करना। सिमिलरली इसमें कर लोगे ऐसे। फिर और ये क्वेश्चन थे, यहाँ पे ये कार्बन का अलग अलग पूछा है तो डायग्राम बना के करना पड़ेगा। तो कार्बन ने 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया, तो +1 +1 +1, तो इसके कारण आया -3, इस कार्बन के कारण 0, तो 0 हो गया। इस कार्बन पे दोनों हाइड्रोजन के कारण -2, इस ऑक्सीजन पे -1 और इस पे कितना आएगा +1, तो इसके कारण आया -1। ऐसे ही ये कैलकुलेट करने सारे कर लोगे। नेक्स्ट, ट्राइब्रोमो ऑक्टाऑक्साइड, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक, इसमें ना Br3O8 है, वैसे कैलकुलेट करोगे सम रूल से 3x + 8 × -2 = 0, x इक्वल टू +16/3 आ। अलग अलग कैलकुलेट करोगे स्ट्रक्चर बन गया आपका। ये ब्रोमीन 3 ऑक्सीजन से जुड़ा +6 आया, इस पे भी +6 आया, इस पे +4 आ जाएगा। नीट 2019 का क्वेश्चन है। टेट्राथायोनेट आयन, इसमें अगर इसको x मान के कैलकुलेट करोगे कितना आ रहा है +2.5 और इसमें +5 0 0 +5 आ जाएगा। ठीक, C3O2, इनमें ऑक्सीजन पे -2, इस पे +2, इस पे -2 और इस ऑक्सीजन पे +2, लेकिन जो कार्बन कार्बन जुड़ा उस पे 0। ऐसे ही C5O2 में कर लोगे। एप्लीकेशंस ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, अगर आपको एसिडिक स्ट्रेंथ या बेसिक स्ट्रेंथ बतानी है ऑक्साइड की, तो डायरेक्टली एसिडिक स्ट्रेंथ होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन नंबर। जैसे जैसे सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी वैसे वैसे एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड बढ़ेगी, और ऑक्साइड के साथ साथ उसके हाइड्रोक्साइड की भी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है। लेकिन एक ध्यान रखना, H3PO2 H3PO3 H3PO4 में जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ी एसिडिक स्ट्रेंथ घटी, ये एक्सेप्शन है। बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा सेंट्रल एटम का तो बेसिक स्ट्रेंथ घटेगी। ये एग्जांपल देख सकते हो। नेक्स्ट, सेकंड एप्लीकेशन, ये पता करने में कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा कौन रिड्यूसिंग एजेंट होगा। देखो, जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है ना उसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। जो दूसरे से इलेक्ट्रॉन ले वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यानी वो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है। और जो दूसरे को रिड्यूस कर दे यानी दूसरे को इलेक्ट्रॉन दे वो क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। अब कोई एलिमेंट अगर अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, क्या वो इलेक्ट्रॉन दे सकता है? अरे उसने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन दे दिए, फर्दर दे ही नहीं सकता, लेकिन सिर्फ क्या कर सकता है, ले सकता है। जो इलेक्ट्रॉन सिर्फ ले सकता है वो दूसरे को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज। तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में हमेशा एलिमेंट क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में हमेशा क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट। और मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में तो बोथ का काम करेगा। तो ये देखो, ये जो एलिमेंट्स है ना आपके, इनकी नीचे तो मैंने लिखी कि वो मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या शो करते हैं, और ऊपर लिखी इनकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। जब ये एलिमेंट, ये पर्टिकुलर एलिमेंट किसी भी कंपाउंड में ऊपर वाली मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट्स में होंगे, दे विल वर्क एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जब नीचे वाली दी होगी इन ऑक्सीडेशन स्टेट्स में रिड्यूसिंग एजेंट, इनके बीच की दी होगी बोथ। ये एग्जांपल्स करे आपने। ठीक, नेक्स्ट, इनमें से कौन सा पेयर को एक साथ नहीं रख सकते। देखो, कभी एसिड बेस को एक साथ रख सकते हो, तो वैसे ही हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट को एक साथ नहीं रख सकते। हाँ, एसिड एसिड को एक साथ रख लो, किसी को वो एक दूसरे का कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। तो वैसे ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक साथ रखे जा सकते हैं, रिड्यूसिंग एक साथ रखे जा सकते हैं। जैसे ही एक रिड्यूसिंग एजेंट और एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक साथ रखा तो क्या हो जाएगी, रिडॉक्स रिएक्शन हो जाएगी उनमें, है ना।
ये मैंने एग्जांपल भी लिखवा रखा है। ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे ज्यादा फ्लोरीन की है, उससे कम O2 की, उससे कम Cl2, उससे कम Br2, सबसे कम I2। रिड्यूसिंग पावर हैलाइड में डाउन द ग्रुप बढ़ती है। नेक्स्ट, ये Cu2 कॉपर में जा रहा है SO2, ये मेटलर्जी की रिएक्शन है, इसमें सल्फाइड गया SO2 में, तो ये हुआ ऑक्सीडाइज, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा और Cu2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, अगर आपको ये बोल दे ऐसे ही हाइपोथेटिकल, भाई ये कंपाउंड बना है ABC एलिमेंट से, बताओ उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा अगर उसके एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। तो जो भी ऑप्शंस आपको दिए गए हैं ना, उन ऑप्शंस में सभी के ऑक्सीडेशन स्टेट का सम करना, अगर जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट का सम 0 आ जाए तो क्या है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपके कंपाउंड का। नेक्स्ट, इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट होता है मॉलिक्यूलर वेट बाय n फैक्टर। अब इक्विवेलेंट वेट कैसे पता करते हैं रेडॉक्स रिएक्शन में, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्ड और लॉस्ट, अगर टोटल इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है तो कितने गेन हुए, लॉस कर रहा हो कितने लॉस हुए, दैट इज n फैक्टर। तो ऐसे क्वेश्चंस कर दोगे। अब Cl2 0 से -1 में गया, 0 से -1 में गया, 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया, लेकिन यहाँ पे Cl2 में 2 क्लोरीन है, तो एक मॉलिक्यूल ने कितने गेन किए 2, इसका n फैक्टर 2, m/2 हो जाएगा इसका इक्विवेलेंट वेट। Cl- अगर उल्टा करो तो -1 से 0 में गया, एक ही तो एटम है, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इसका n फैक्टर 1 है। ठीक ऐसे ही कर लोगे, C2O4 2- से CO2 में जा रहा है, ये कार्बन +3 से +4 में गया, एक कार्बन ने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो यहां तो 2 कार्बन है ना, 2 गेन करेगा, ऑक्सीजन पे कोई चेंज आया नहीं, -2 से -2 में, तो इसका n फैक्टर हो जाएगा m/2। CO2 का उल्टी रिएक्शन करा दे तो कार्बन +4 से +3 में जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, लेकिन एक ही कार्बन है, ऑक्सीजन में कोई चेंज नहीं है, तो इसका n फैक्टर 1। ऐसे ही करो डाइक्रोमेटाइन में, इसका +6 से +3 में जाता है, 2 क्रोमियम है, तो इसका n फैक्टर 6 आ जाता है। ये अच्छा क्वेश्चन है। I2 + Na2S2O3, 2Na + Na2S4O6 में I2 0 से -1 में गया, तो एक आयोडीन ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया, तो दो लेंगे ना, तो इसका मोलर मास बाई 2 हो जाएगा। Na2S2O3 का m बाई, देखो +2 से +2.5 में गया, सोडियम +1 से +1 में, ऑक्सीजन -2 से -2 में, सिर्फ सल्फर +2 से +2.5 में गया, एक सल्फर ने कितना इलेक्ट्रॉन गेन किया 0.5, इसमें कितने सल्फर है 2, तो इस मॉलिक्यूल ने टोटल कितने इलेक्ट्रॉन गेन किया 1 गेन किया, तो m/1। सोडियम आयोडाइड -1 से 0 में जाएगा आयोडीन, सोडियम में कोई चेंज नहीं ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो इसका फैक्टर 1 हो गया, है ना, m/1। Na2S4O6 में सोडियम और ऑक्सीजन में ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई चेंज नहीं, लेकिन सल्फर देखो +2.5 से +2 में आ रहा है, तो एक में आया चेंज 0.5 का, तो 4 में चेंज आएगा 0.5 × 2 का, तो n फैक्टर 2 हो गया। बस इतना कर लो, इतना काफी है। नेक्स्ट, KMnO4 का एसिडिक मीडियम में n फैक्टर कितना होता है, +7 से +2 में जाएगा, n फैक्टर 5 आ जाएगा। न्यूट्रल या फेंटली अल्कलाइन मीडियम यानी स्लाइटली अल्कलाइन मीडियम में +7 से +4 में जाएगा, n फैक्टर 3। स्ट्रॉन्गली बेसिक या स्ट्रॉन्गली अल्कलाइन में +7 से +6 में जाएगा, n फैक्टर 1। K2Cl2 ओनली एसिडिक मीडियम में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है, इसका n फैक्टर 6 होता है। I- एसिडिक मीडियम में I2 में जाएगा, तो इसका n फैक्टर आया 1, तो इसका मोलर मास बाई 1 हो जाएगा इक्विवेलेंट वेट। I- अल्कलाइन मीडियम में जाएगा +5 में, IO3- में, तो इसका n फैक्टर होता है 6, तो मोलर मास बाई 6 हो जाएगा इक्विवेलेंट वेट। टाइप ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन 4 टाइप की होती है। पहला है कॉम्बिनेशन, ऐसी रिएक्शन जिसमें एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ या दूसरे कंपाउंड के साथ कंबाइन करता है, दैट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो एक कंडीशन हो गई, एक एलिमेंट जरूर होना चाहिए, दूसरा चाहे एलिमेंट चाहे कंपाउंड है, तो ये एग्जांपल्स लिख रखे, कर लोगे। जैसे कंबशन रिएक्शन जितनी भी होगी, कंबशन रिएक्शन में क्या आएगा, ऑक्सीजन कंबाइन करेगा ना, ऑक्सीजन किस फॉर्म में कंबाइन करता है, O2 की फॉर्म में जाके कंबाइन करता है, तो O2 क्या है एलिमेंट, तो हमेशा क्या करेगा दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा और O2 खुद रिड्यूस होगा, तो सारी कंबशन रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिडक्शन आएगा, तो वो कॉम्बिनेशन रिडॉक्स रिएक्शन हो गई, क्योंकि उसमें रिएक्टेंट साइड एक एलिमेंट है, एटलीस्ट वन रिएक्टेंट मस्ट बी एन एलिमेंट। डिकम्पोजिशन इसका उल्टा होता है, किसका, कॉम्बिनेशन का। इन रिएक्शन को अगर तोड़ दो, है ना, तो क्या बन जाएगा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। लेकिन डिकम्पोजिशन रिएक्शन की एक शर्त है कि उसमें प्रोडक्ट में कम से कम एक एलिमेंट बनना चाहिए। इसमें रिएक्टेंट में था ना एक एलिमेंट, तो रिवर्स करोगे तो क्या होगा, प्रोडक्ट में एटलीस्ट वन एलिमेंट होना चाहिए। तो देखो इनमें एलिमेंट बन रहा कि नहीं बन रहा, एटलीस्ट वन प्रोडक्ट मस्ट बी एन एलिमेंट। क्या सारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन है, नहीं। जैसे ये एग्जांपल लिख रखा है, ये इसमें रिडक्शन ऑक्सीडेशन हुआ ही नहीं, ये डिकम्पोजिशन तो हुआ है कैल्शियम कार्बोनेट का, बट दिस इज नॉट ए रेडॉक्स रिएक्शन। तीसरा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऐसी रिएक्शन जिसमें एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर रहा है। जैसे x + y z में x ने क्या किया, y को डिस्प्लेस कर दिया, एक स्पीसीज दूसरे स्पीसीज को डिस्प्लेस करता है,
मेटल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, जो मोर रिएक्टिव मेटल्स होती है, मोर रिएक्टिव मेटल क्या करती है, लेस रिएक्टिव मेटल्स को डिस्प्लेस करती है। यानी मोर रिएक्टिव मेटल क्या करेगी, लेस रिएक्टिव मेटल को इलेक्ट्रॉन देगी और उनको रिड्यूस कर देगी। ठीक। नेक्स्ट, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, दो टाइप का। पहला है हेलोजन। हेलोजन में फ्लोरीन क्या कर सकता है, Cl- Br- I- सबको Cl2 Br2 I2 में ऑक्सीडाइज कर सकता है। Cl2 क्या कर सकता है, Br- I- को ऑक्सीडाइज करता है, लेकिन फ्लोरीन को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता। Br2 क्या कर सकता है, I- को ऑक्सीडाइज कर सकता है, I2 किसी को नहीं कर पाएगा। एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, परजेनेट आयन जो है, इस देखो फ्लोरीन को आप ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते केमिकली, इसको इलेक्ट्रोलाइटिकली ऑक्सीडाइज करना पड़ता है। लेकिन एक एक्सेप्शन है एनसीईआरटी में एक्सरसाइज में, परजेनेट आयन F- को F2 में ऑक्सीडाइज कर देता है एसिडिक मीडियम में, और खुद रिड्यूस हो जाता है XCO3 में। +8 से किस में चला जाएगा जिनोन, +6 में। कर लोगे। नेक्स्ट, हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट में रिएक्शन। फर्स्ट है और सेकंड है कि क्या है, रिएक्टिव मेटल्स होती है, वो क्या करेगी, ठंडे पानी के साथ रिएक्शन करके H2 गैस प्रोड्यूस कर देती है, H2 गैस को डिस्प्लेस कर देगी। लेस रिएक्टिव मेटल लाइक मैग्नीशियम और आयरन, ये वाटर स्टीम के साथ रिएक्शन करती है, वाटर स्टीम से H2 गैस डिस्प्लेस करेगी। और जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में मेटल्स आती है बिलो हाइड्रोजन, वो ज्यादा रिएक्टिव होती है, वो एसिड से H2 में H2 गैस निकाल देती है। ठीक। नेक्स्ट, डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन, ऐसी रिएक्शन जिसमें एक ही एलिमेंट का साइमल्टेनियसली ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी। फास्फोरस -3 में गया रिडक्शन, फास्फोरस +1 में गया ऑक्सीडेशन, तो साइमल्टेनियसली फास्फोरस का क्या हुआ, रिडक्शन ऑक्सीडेशन। तो ये सारी क्या डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन के एग्जांपल है। कर लोगे या नहीं कर लोगे। नीचे वाली रिएक्शन देखना, Cl2OH -Cl- Cl- और वाटर में जा रहा है। एग्जैक्टली वैसे ही साइनोजन, ये होता है स्यूडो हाइलोजन, OH- के साथ Cn-, यहां Cl- था, ये Cn-, ये ClO- था, ये CnO-, ये H2O। एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। H2O सॉलिड, आइस क्या करता है, F2 को डिस्प्रोपोर्शनेट करता है HF में और HOF में, F-1 में जाता है और F+1 में। मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है, बोलो कोई डाउट है क्या। एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है जो जेईई मेंस में आया, कौन सा डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं देगा भाई, जो मिनिमम और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट के बीच में आएगा वो डिस्प्रोपोर्शनेशन देगा। Cl की मिनिमम में -1, मैक्सिमम में +7, तो ये +7 वाला डिस्प्रोपोर्शनेशन नहीं देगा, ये तीनों मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में तीनों देंगे। नेक्स्ट, ये बताना है कौन सी रिएक्शन है, N2 + O2, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट या कंपाउंड के साथ कंबाइन करे, दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये देखो PbNO3 टूट रहा है PbO 2NO2 और O2 में, जब कोई डिकम्पोज होता है और एक प्रोडक्ट एलिमेंट बनता तो डिकम्पोजिशन रेडॉक्स रिएक्शन। तीसरा, NaOH + H2O, NaOH + H2, इसमें हाइड्रोजन गैस निकल जाए, किसी में हाइड्रोजन गैस निकल जाए वो हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट मेथड होता है, किसी में अगर हैलोजन निकल जाए वो हैलोजन डिस्प्लेसमेंट मेथड होता है, किसी में अगर मेटल रिड्यूस हो जाए वो मेटल डिस्प्लेसमेंट मेथड होता है। ठीक, ये डिस्प्लेसमेंट का पार्ट है। NO2OH- के साथ नाइट्रोजन रिड्यूस भी हो रहा है, ऑक्सीडाइज भी हो रहा है, डिस्प्रोपोर्शनेशन। ठीक। नेक्स्ट, ये बोल रहा है कि दो रिएक्शन डिफरेंटली बिहेव क्यों कर रही है। देखो Pb3O4 को HCl के साथ रिएक्शन करने पे और HNO3 के साथ रिएक्शन करने पे डिफरेंट रिएक्शन आ रही है। Pb3O है मिक्स ऑक्साइड, इसमें दो तो है PbO और एक है PbO2। PbO होता है बेसिक, है ना। अब PbO बेसिक है, वो तो एसिड के साथ चाहे HCl के साथ रिएक्शन करे चाहे HNO3 के साथ रिएक्शन करे, सेम ही रिएक्शन देगा, एसिड बेस रिएक्शन। तो PbO ने HCl के साथ रिएक्शन करी, PbCl2 वाटर बन गया। अब PbO2 और HCl, PbO2 है +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में लैड, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, HCl रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये रिडॉक्स न्यूट्रलाइजेशन हो गया ना। ठीक, तो ये PbCl2 वाटर बन गया, दोनों को ऐड कर दो, ये 2PbO + PbO2, इसको Pb3O4 लिख सकते हो, ये 4 4 8 HCl हो गया, रिएक्शन आ गई। ऐसे ही हो रही ना ऊपर वाली। अब इसमें देखो PbO HNO3 के साथ रिएक्शन करके क्या कर जाएगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन तो हो गई। अब PbO2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, HNO3 भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एक दूसरे को ऑक्सीडाइज थोड़ा कर देंगे, दोनों स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो PbO2 ऐसे का ऐसा पड़ा रहेगा, इसका HNO3 कुछ नहीं बिगाड़ पाया। बाकी दो PbO जो थे वो न्यूट्रलाइज हो गए PbNO3 ट्वाइस में, और ये PbO2 एज इट इज पड़ा है। ठीक। नेक्स्ट, बैलेंसिंग, दो मेथड है, आयन एक्सचेंज मेथड और ऑक्सीडेशन मेथड। पहले हम पढ़ते हैं आयन एक्सचेंज मेथड, जो कि एसिडिक बेसिक न्यूट्रल मीडियम में आता है। सबसे पहला होता है एसिडिक मीडियम, बस इसके स्टेप्स इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट स्टेप क्या है, पहले सभी एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन नंबर लिख दो रेडॉक्स रिएक्शन में, फिर दोनों ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाफ रिएक्शन अलग अलग लिख दो, फिर उसमें से कोई एक रिएक्शन बैलेंस करो। बैलेंस करने के स्टेप, फर्स्ट इज बैलेंस सेंट्रल एटम,
सेकंड बैलेंस ऑक्सीजन एटम बाय एडिंग वाटर मॉलिक्यूल्स, थर्ड बैलेंस हाइड्रोजन एटम बाय एडिंग H+ आयन, फोर्थ बैलेंस चार्ज बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन्स। सिमिलरली बैलेंस सेकेंडरी हाफ रिएक्शन। अब फर्स्ट हाफ रिएक्शन और सेकंड हाफ रिएक्शन को ऐसे ऐड करेंगे प्रॉपर कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करके, ताकि दोनों रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन कैंसिल्स हो जाए। ठीक, नेक्स्ट ये रिएक्शन थी MnO4 C2O4 एसिडिक मीडियम में बचा रहा है। तो पहले आपने रिडक्शन हाफ रिएक्शन लिख ली, MnO4 Mn2+ में क्या, एक Mn इधर सेंट्रल एटम बैलेंस है। फिर आपने ऑक्सीजन एटम बैलेंस किया सेकंड स्टेप में, इधर 4 तो इधर 4 वाटर मॉलिक्यूल कर दो। फिर वाटर मॉलिक्यूल के बाद हाइड्रोजन एटम को बैलेंस करो, इधर 8 इधर 8 H+ ऐड कर दिया। फिर चार्ज बैलेंस करो तो इधर +8 और -1 +7 है, इधर +2 है। अब इलेक्ट्रॉन से प्लस चार्ज बढ़ा नहीं सकते, लेकिन प्लस चार्ज को कम कर सकते हो। इधर +2 है तो इधर आप +7 नहीं कर सकते, हाँ ये जरूर कर सकते हो, इधर +7 है तो उसमें 5 इलेक्ट्रॉन ऐड करके +2 पे ले आओ, उसको 5 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए, तो ये हो गई बैलेंस रिएक्शन। नेक्स्ट ऑक्सीजनेट आयन को CO2 में 2 कार्बन, इधर भी 2 कार्बन होने चाहिए। ऑक्सीजन अपने आप बैलेंस्ड है, हाइड्रोजन है नहीं, सीधा चार्ज बैलेंस करो, 2 इलेक्ट्रॉन राइट में आ जाएंगे क्योंकि इधर -2 है। तो फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को ऐड करो ताकि इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाए। उसमें 5 इलेक्ट्रॉन लेफ्ट है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन राइट है, उसको 2 से मल्टीप्लाई करो, लेफ्ट में 10 आएंगे, इसको 5 से मल्टीप्लाई करो, राइट में 10 आएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, तो इक्वेशन को ऐड कर दो, अपने आप बैलेंस होके आ जाएगा। सिमिलरली ये सारे क्वेश्चंस करने, ये सारे क्वेश्चन ऐसे ही कर रखे। एनसीईआरटी का प्रॉब्लम 7.8 है जो नीट 2023 में आया है। ठीक, बिल्कुल सेम प्रोसेस है, कोई चेंज नहीं, कर लोगे। ये आपका एनसीईआरटी का एग्जांपल है, ये और भी आसान है। फिर 7.18 ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, 7.18 का इसी बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, कोई स्टेप में डिफरेंस नहीं है। ठीक, नेक्स्ट ये 7.8 एक्सरसाइज का बी पार्ट। फिर ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज का 7.21, ये इसमें देखो, इसमें क्या डिस्प्रोपोर्शनेशन हो रहा है, Mn3+ 2+ में भी जा रहा है और +4 में भी जा रहा है। तो पहले Mn3+ से लिखो Mn2+ में गया, और दूसरी रिएक्शन हो जाएगी Mn3+ से MnO2 में गया। तो रिडक्शन हाफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। पहले ये बैलेंस की, इसमें सेंट्रल एटम बैलेंस है, ऑक्सीजन एटम है नहीं, हाइड्रोजन नहीं है, तो सीधा चार्ज बैलेंस करो, इधर +3 इधर +2, तो उधर 1 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो, +2 हो जाएगा बोथ साइड। फिर इसको बैलेंस करो, Mn3+ MnO2, एक एटम है सेंट्रल एटम बैलेंस, इधर 2 ऑक्सीजन एटम, उधर 2 वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दो, तो फिर उधर 4 हाइड्रोजन एटम, इधर 4 H+ ऐड करो। अब चार्ज बैलेंस करो, उधर +3 इधर +4, इधर 1 एक्स्ट्रा है तो 1 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो। अब 1 इलेक्ट्रॉन उसमें लेफ्ट, इसमें राइट, तो 1 और 2 को ऐड कर दो, कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा। ऐसे ही Mn3O7 का किया था, ये भी डिस्प्रोपोर्शनेशन है, एक बार Mn3O7 Mn2+ में जाएगा, एक बार MnO4- में जाएगा। दोनों रिएक्शन को अलग अलग लिख के बैलेंस कर देना, कर देंगे। नेक्स्ट बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन इन बेसिक मीडियम। पहले 3 देखो, ऑक्सीडेशन नंबर लिखना, ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाफ रिएक्शन को सेपरेटली लिखना, फिर पहली हाफ रिएक्शन को बैलेंस करना, और उसमें सेंट्रल एटम बैलेंस करोगे। सेकंड स्टेप ऑक्सीजन एटम बैलेंस करोगे बाय एडिंग वाटर, और फिर हाइड्रोजन एटम बैलेंस करोगे बाय एडिंग H+। यहां तक बिल्कुल सेम एसिडिक मीडियम वाला। अब इसमें जब H+ आ जाएगा ना, तो ये तो एसिडिक मीडियम हो गया, लेकिन हम किस में बैलेंस कर रहे हैं, बेसिक मीडियम। एड सेम नंबर ऑफ OH- आयन बोथ साइड, OH- आयन ऐड किए, फिर बैलेंस चार्ज बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन। फिर सिमिलरली दूसरी रिएक्शन को बैलेंस कर दो और उनको ऐसे ऐड करो ताकि इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाए, हो गया ना ये वाला। ये एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है। MnO4- Br- के साथ MnO2 BrO3- में जा रहा है। रिडक्शन हाफ रिएक्शन लिख ली पहले, MnO4- MnO2 में जा रहा है, सेंट्रल एटम बैलेंस है। फिर ऑक्सीजन एटम बैलेंस किया, इधर 4 इधर 2 वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दिए राइट में। फिर हाइड्रोजन एटम बैलेंस करो, इधर 4 है उधर 4 H+, लेकिन H+ आते ही हमने क्या ऐड करना पड़ेगा बेसिक मीडियम के लिए, न्यूट्रलाइज करो उसको, 4OH- उधर ऐड करो, 4OH- इधर, तो इधर 4 वाटर मॉलिक्यूल हो जाएगा, ये न्यूट्रलाइज कर देगा एक दूसरे को। तो इधर 2 वाटर मॉलिक्यूल है, तो इसको 2 को कैंसिल करो, इधर 2 वाटर मॉलिक्यूल प्लस MnO4- MnO2 और OH-। अब चार्ज बैलेंस करो, इधर कितना है -1, इधर है -4, तो उधर 3 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो, उधर भी -4 हो जाएगा। तो पहली हाफ रिएक्शन बैलेंस हो गई। सिमिलरली सेकंड हाफ रिएक्शन Br- BrO3- में जा रहा है, सेंट्रल एटम एक है, फिर इधर 3 ऑक्सीजन एटम, इधर 3 वाटर मॉलिक्यूल ऐड करो, 3 वाटर मॉलिक्यूल ऐड करने के बाद इधर 6 H+ आ जाएगा। फिर ये दोनों क्या हो जाएगा, 6 H+, दोनों साइड 6 OH- ऐड करो। फिर उसके बाद बोलो चार्ज बैलेंस कर दो अब, ठीक, और फिर दोनों को ऐसे ऐड कर दो ताकि इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाए। फर्स्ट को इसमें 6 इलेक्ट्रॉन इधर है, उसमें 3 इलेक्ट्रॉन लेफ्ट है, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो फर्स्ट इक्वेशन को, और इसको सेम ऐड कर दो, कर लोगे ऐसे,
ऐसे ही ये रिएक्शन आपका है ना, MnO4 - I - MnO2 I2 में जा रहा है। ये भी सेम रिएक्शन है, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज भी। ये 2 क्वेश्चन कराए मैंने आपको, ये बहुत फेमस रिएक्शन है। ये भी सेम प्रोसीजर है, बल्कि आसान है, उससे भी जल्दी हो जाएगी, कर लेंगे। और जब आपका न्यूट्रल मीडियम आता है तो एटम कंजर्वेशन और चार्ज कंजर्वेशन से कर लेते हैं। ठीक, तो पहले जैसे इसमें दोनों हाफ रिएक्शन लिख ली, एटम बैलेंस किया फिर चार्ज बैलेंस कर दिया, एटम बैलेंस किया फिर चार्ज बैलेंस कर दिया, फिर ऐड कर दो। ठीक, बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, इसका कॉन्सेप्ट ये है कि भाई जितना ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा दूसरे एलिमेंट का उतना ही घटेगा, यानी एक जितना इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा दूसरा उतना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो इसकी बैलेंसिंग का स्टेप्स क्या है? सबसे पहले हम सभी एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर लिखते हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन को अलग अलग लिख देते हैं, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन रिडक्शन हाफ रिएक्शन अलग लिख लिया। सेंट्रल एटम को बैलेंस करेंगे, फिर ये देखेंगे कि उनका सेंट्रल एटम कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है या कितने गेन कर रहा है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन में रिस्पेक्टिवली। ठीक, अब मान लीजिए एक में 3 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है ऑक्सीडेशन में, और रिडक्शन वाली रिएक्शन बता रही है कि 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि 3 इलेक्ट्रॉन दिए और दूसरे ने 2 लिए। तो हम उसमें क्या लेंगे, उसमें एलसीएम ले लेंगे। कितना आएगा एलसीएम? 6। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से उनको ना रिएक्शंस को ऐसे ऐड करते हैं ताकि उनके इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाए। जैसे 3 इलेक्ट्रॉन दिए थे उसने, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितने इलेक्ट्रॉन देगी वो? 6। दूसरी ने 2 लिए थे, उसको कितने से मल्टीप्लाई करो? 3 से, तो 6 इलेक्ट्रॉन वो गेन कर जाएगा। उन दोनों रिएक्शन को ऐसे एक प्रॉपर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करके ऐड किया। फिर हम रेस्ट एटम को बैलेंस करते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड से, और फिर भी अगर ऑक्सीजन एटम ना बैलेंस हो पाए उसको बैलेंस करेंगे हम किससे? वाटर से, और H+ से एसिडिक मीडियम में, वाटर से और OH- से बेसिक मीडियम में। नेक्स्ट, अब ये रिएक्शन जैसे HNO3 HiNO और OI2 में जा रहा है, सबके ऑक्सीडेशन नंबर लिख लो। HNO3 रिड्यूस हुआ NO में, Hi ऑक्सीडाइज हुआ, नाइट्रोजन +5 से +2 में गया, कितने इलेक्ट्रॉन गेन किया? 3, और -1 से Hi जा रहा है I2 में। तो इसका एक तो क्या कर रहा है? बैलेंस करना सेंट्रल एटम, इधर 2 आयोडीन तो इधर भी 2 आयोडीन, सेंट्रल एटम को बैलेंस करना सिर्फ। तो एक आयोडीन 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा, तो 2 आयोडीन कितना लूज करेंगे? 2। इसने 3 गेन किया, इसने 2 लॉस किया, ऐसा नहीं हो सकता। उसको 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको 3 से और ऐड कर दिया, तो ये 2HNO3 + 6Hi + 2NO + 3I2 आ गया। फिर फाइनली इधर कितने ऑक्सीजन एटम थे? 6, इधर 2, 4 वाटर मॉलिक्यूल ऐड करके बैलेंस कर दिया। एग्जैक्टली ऐसे ही इसको किया है। इसमें सिर्फ आपने पहले रिडक्शन हाफ रिएक्शन लिख ली, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन लिखी। सेंट्रल एटम क्रोमियम क्रोमियम 2 है, दोनों तरफ देख लिया, +6 से +3 में जा रहा है, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है 2 क्रोमियम एटम। आयरन +2 से +3 में जा रहा है, उधर 2 आयरन, इधर भी 2 आयरन, 2 से मल्टीप्लाई करके बैलेंस कर दिया सेंट्रल एटम। तो इसमें +2 से +3 में जाएगा, 2 आयरन कितना इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा? 2। इसने 2 लॉस किए, उसने 6 ले लिए, पॉसिबल है क्या? नहीं। इसको 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, तो ऐड कर दोगे K2Cr27 + 6FeSO4 इज कन्वर्टिंग इनटू Cr2SO4 thrice + 3Fe2SO4 thrice। ठीक, ये आ गया। फिर देखो K2SO4 भी बन रहा है, यहाँ K2SO4 लिख दिया। अब हीट एंड ट्रायल से बैलेंस करो बाकी एटम को। पोटेशियम इधर भी 2, उधर भी 2, बैलेंस है। क्रोमियम बैलेंस था पहले ही, आयरन बैलेंस कर हो गया रिएक्शन में ऊपर ही। अब बैलेंस करो आप सल्फेट आयन को। इधर कितने थे? उधर है 3, 3 3 9 और 3 12 और 1 13 थे, इधर सिर्फ 6 है, तो 7 H2SO4 ऐड कर दो। अब 14 हाइड्रोजन आ गए, उधर 7 वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दो, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गई, हो जाएगा। ऐसे ही रिएक्शन बैलेंस किए। P4 + OH- में जा रहा PS3 और H2PO2 में, P4 का रिडक्शन हुआ, P4 का ऑक्सीडेशन हुआ। पहले सेंट्रल एटम बैलेंस किया, 4 PS3 बनेगा और 4 ही H2PO2- बनेगा। तो इसने इलेक्ट्रॉन कितना गेन किया? 0 से -3 में जा रहा है, एक ने 3 इलेक्ट्रॉन गेन किया, 4 ने 12। ये 0 से +1 में गया, 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, 4 कितना करेगा? 4। तो इसने 4 इलेक्ट्रॉन लॉस किया, इसने 12 गेन किया, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 दिया 12 लॉस करेगा। ठीक, तो फिर दोनों को ऐड कर दो, 1 + 2 × 3, ये रिएक्शन आ गई। तो रिएक्शन जो आई उसमें फिर ऑक्सीजन एटम को OH- और H2 से बैलेंस कर लिया। ठीक, फिर उसको 4 से भाग कर दिया क्योंकि इवन नंबर आ रहा था। N2H4 जा रहा है NO में और Cl3- जा रहा है Cl- में, दोनों रिएक्शन अलग लिख ली। इसका हमने देखा नाइट्रोजन -2 से +2 में जाएगा, टोटल पहले 2 से मल्टीप्लाई करके सेंट्रल एटम पहले बैलेंस करेंगे। इसने 8 इलेक्ट्रॉन लॉस किया, इसने क्लोरीन ने 6 इलेक्ट्रॉन गेन किया। एलसीएम क्या होगा इसका? 24। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, इसको 4 से और ऐड कर दो, फिर ऑक्सीजन एटम को वाटर से बैलेंस कर देना। ठीक, ऐसे ही रिएक्शन हो जाएगा ना, सारा आसान है। नेक्स्ट एनसीईआरटी के एक्सरसाइज क्वेश्चन हो गए। लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस क्या कहता है?
भाई अगर कोई भी रिएक्शन हो रही है उसमें सभी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के आपस में इक्वल होते हैं, जैसे ए बी रिएक्शन करके सी और डी बना रहे हैं, तो रिएक्शन बैलेंस है या अनबैलेंस्ड है? आप सीधा क्या बोलोगे, नंबर ऑफ इक्वलेंट ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्वलेंट ऑफ बी इक्वल टू नंबर ऑफ इक्वलेंट ऑफ सी इक्वल टू नंबर ऑफ इक्वलेंट ऑफ डी। और इसमें एन फैक्टर का फॉर्मूला आपको आता है, ये 3 फॉर्मूले हमने पढ़े थे, वेट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट, एन इनटू एन फैक्टर इनटू एन इनटू वी मोलर टी अपॉन एन फैक्टर, ये सब हो जाएगा। कभी भी रिएक्शन में चेक करो जिसके इक्विवेलेंट कम है वो लिमिटिंग रिएजेंट है, लिमिटिंग रिएजेंट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KMnO4 रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज 2 मोल्स ऑफ फेरस ऑक्सलेट इन एसिडिक मीडियम। MnO4 माइनस जाएगा Mn2 प्लस में, इसका एन फैक्टर 5, फेरस ऑक्सलेट जाएगा Fe3 प्लस और CO2 में, इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा? Fe ने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया और लॉस किया और कार्बन ने 2 लॉस किया, तो इसका एन फैक्टर हो गया 3। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KMnO4 इनटू इसका एन फैक्टर 5 है एसिडिक मीडियम में, इसका n इनटू एन फैक्टर, इसके 2 मोल दिए और 3 इसका एन फैक्टर, आ गया उत्तर। ऐसे ही एक क्वेश्चन है, इसने बोल रखा है बेरियम पैरामैग्नेट के कितने मोल चाहिए 1 मोल ऑक्सलेट आयन को एसिडिक मीडियम में ऑक्सीडाइज करने के लिए। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ बेरियम परमैग्नेट इक्वल टू क्या कर दोगे, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सलेट आयन। अब बेरियम परमैग्नेट एसिडिक मीडियम में Mn+7 से जाएगा किसमें, +2 में, एन फैक्टर 5 है, लेकिन बेरियम परमैग्नेट में BaMnO4 ट्वाइस है, तो 2 Mn है तो 10 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, एन फैक्टर हो गया 10। नंबर ऑफ मोल्स उसके फाइंड आउट करने हैं। आपको ऑक्सलेट के मोल्स दिए, ऑक्सलेट का कितना होता है एन फैक्टर 2, तो क्या होगा n इंटू 10 इज इक्वल टू 1 इंटू 2, 0.2 आ गया, 0.2 मोल्स ऑफ बेरियम परमैग्नेट। ऐसे ही एक क्वेश्चन है, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KMnO4 रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज 1 मोल ऑफ Ki इन अल्कलाइन मीडियम। KMnO4 का अल्कलाइन मीडियम में MnO2 में जाएगा ना, एन फैक्टर कितना हुआ 3, और I माइनस अल्कलाइन मीडियम में I2 में जाएगा, IO3 माइनस में जाएगा, एन फैक्टर कितना हुआ 6, तो n इंटू 3 KMnO4 का इक्विवेलेंट आ गए, 1 इंटू 6 इसके आ गए। नेक्स्ट, फाइंड वॉल्यूम ऑफ 2 मोलर HNO3 रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 8 ग्राम फेरस ऑक्सलेट इनटू फेरिक आयन इफ HNO3 इज कन्वर्टेड टू NO। तो देखो फेरस ऑक्सलेट ये देखो फेरस से फेरिक में जा रहा है, इसका एन फैक्टर 1 है, HNO3 +5 से +2 में जा रहा है, दोनों के इक्विवेलेंट इक्वल कर दो, HNO3 के इक्विवेलेंट और इसके, इसका n इंटू एन फैक्टर कर दो, इसका वेट दिया 8 ग्राम डिवाइड बाई 56 मोलर मास इंटू में एन फैक्टर आ गया, इसका n इंटू वी कर दो, मोलरिटी दिया 2 मोलर इंटू में एन फैक्टर कितना 3 है ना, इसका इंटू में वॉल्यूम आ जाएगी, कर दोगे। नेक्स्ट, ये फाइंड मास ऑफ KMnO4 रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज 25 ml ऑफ 0.16 नॉर्मल ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड के इक्विवेलेंट NV से आ जाएंगे, नॉर्मलिटी और वॉल्यूम दिया है। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 एसिडिक मीडियम है n इंटू एन फैक्टर कितना 5 मोल्स आ गए, मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो, वेट आ जाएगा। फाइंड नॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ 15.8 ग्राम ऑफ KMnO4 इन 50 ml एसिडिक सॉल्यूशन। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट n इंटू एन फैक्टर, मास है डिवाइड बाय मोलर मास इंटू एन फैक्टर, एसिडिक मीडियम में 5, क्या आ गया नंबर ऑफ इक्विवेलेंट डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, नॉर्मलिटी आ जाएगा। ये बोल रहा है एक रिएक्शन है 100 ml और 10 ग्राम इक्विवेलेंट क्या है, x के दिए है 100 ml 5 ग्राम इक्विवेलेंट, y के दिए, फाइंड नॉर्मलिटी ऑफ xy सॉल्यूशन। इसके 10 इक्विवेलेंट, इसके 5, तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन हुआ y, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करो, तो xy कितने बनेंगे 5, तो ये 5 इक्विवेलेंट इसके और टोटल वॉल्यूम 200, तो 5/200 ml 0.2 लीटर नॉर्मलिटी आ जाएगा। कभी भी डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, जैसे H2O2 की अगर रिएक्शन है, H2O2 में तो वो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है और 2 गेन करता है, जैसे ये रिएक्शन हो रही है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और 2 गेन करेगा, तो इसमें तो एन फैक्टर कितना आएगा 2 आएगा। लेकिन अगर कभी ऐसा हो जाए N1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है और N2 गेन कर रहा है, उसके लिए एन फैक्टर का डिस्प्रोपोर्शनेशन में फॉर्मूला होगा N1 इंटू N2 डिवाइड बाई N1 प्लस N2, कर लेंगे।